दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे PRM नंबर 1 चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर कहानी में कोई गलती होती है तो आप हमें कमेंट करें, हम उसे दोबारा अपलोड करेंगे। धन्यवाद। एपिसोड 61। आज है सगाई। अंजलि और आकाश दोनों मुस्कुरा रहे थे। अंजलि की मुस्कुराहट देखकर आकाश एकदम उसकी मुस्कान में खो जाता है और उसकी मुस्कुराहट को देखते हुए कहता है, आपकी मुस्कुराहट आप पर कितनी अच्छी लगती है। आप हमेशा इसी तरह मुस्कुराते रहिए ना, बहुत सुंदर दिखती है इसमें आप। ये सुनते ही अंजलि एकदम से चुप हो जाती है और आकाश को देखने लगती है। दोनों एकदम से चुप हो जाते हैं और एक दूसरे को देखकर नजर चुराने लगते हैं। आकाश भी मन में सोच रहा था, आखिर मैंने ये क्यों कहा। दोनों ही ऑकवर्ड फील कर रहे थे। तभी सारा आकाश को ढूंढते हुए अंजलि के कमरों में आ जाती है। सारा आकाश को देखकर चौंक जाती है। आगे बढ़ते हुए पूछती है, आप यहाँ? मैं कब से आपके पूरे घर में ढूंढ रही थी। क्यों? ये सुनते ही बेड पर बैठ जाती है और अपने सर पर हाथ रखती है, जैसे मानो पूरे घर की जिम्मेदारी और बोझ इसी के सर पर हो। अंजलि उसके पास बैठते हुए कहती है, क्या हुआ, अब आपको किस चीज़ की चिंता खाए जा रही है। सारा दुनिया भर की चिंता, टेंशन अपनी शक्ल पर लाकर कहती है, अंजलि दी, आपको पता नहीं है, एंगेजमेंट में अब बस 3 दिन बचे हैं। अपनी उंगली से इशारे करते हुए, 3 दिन में मैं कैसे कैसे तैयारी कर पाऊंगी, यह कहते हुए अपनी दोनों हाथ को चीन पर रख लेती है। अंजलि सारा से कहती है, सबसे पहले तो आप मुझे दी कहना बंद कीजिए। क्यों? आप मुझसे बड़ी है इसलिए मुझे आपको दी कहना चाहिए, सारा कौसली जवाब देती है। अंजलि सारा के दोनों हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, हम दोनों की उम्र बराबर ही है, इसीलिए अब से आप हमें दी नहीं कहेंगे, सिर्फ अंजलि कहकर पुकारेगा। फिर थोड़ा एटीट्यूड के साथ कहती है, नहीं तो मैं आपका लहंगा हो सकता है अच्छा ना बना पाऊं। सारा तपाक से कहती है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको दी नहीं कहूंगी, सिर्फ अंजलि कहकर पुकारूंगी, ठीक। फिर रास्ते से और अपने चेहरे पर मासूमियत लाते हुए कहती है, अब तो आप मेरा लहंगा सबसे बेस्ट बना दीजिएगा ना। अंजलि सारा को गले लगाते हुए कहती है, बिल्कुल आपका लहंगा सबसे बेस्ट होगा। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। आकाश दोनों के पास आकर कहता है, अगर दोनों का भरत मिलाप हो गया है तो चले सोने, कल से बहुत काम है। आकाश सारा का हाथ पकड़कर दरवाजा से बाहर जाने से पहले कहता है, अंजलि आप भी सो जाए, कल से आपको बहुत मेहनत करनी है। अंजलि सिर्फ अपना जवाब गर्दन हिला कर देती है। टाइम स्किप। एंगेजमेंट की तैयारी बड़ी जोरों शोरों से चल रही थी। घर के गार्डन में ही बड़े से शमियाना लगाया गया हुआ था। अंबिका का सख्त ऑर्डर था कि इस एंगेजमेंट को नॉर्मल तरीके से किया जाएगा, कोई भी बाहर वाला मौजूद न हो। अंबिका का ऑर्डर है तो घर में कोई टाल नहीं सकता था, इसीलिए एंगेजमेंट को नॉर्मल तरीके से मनाया जा रहा था। चारों तरफ फूल ही फूल सजे हुए थे, कैटरिंग वाले आए हुए थे, तरह तरह का खाना पकवान बनाया जा रहा था। सिद्धांत के थोड़े दोस्त और आकाश और सारा के भी थोड़े दोस्त आए हुए थे। धीरे धीरे शाम हो जाती है। सारा नीचे सीढ़ी से उतर रही थी, उसे देखते ही आयशा और कमला आगे बढ़ते हुए कहती है, वाओ मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। आयशा और कमला सारा की बलिया लेते हुए उसके सर को चूम लेते हैं। सारा ने वन साइड का ब्लू कलर का ब्लाउज पहनी हुई थी और नीचे राजस्थानी घाघरा, उसके साथ मल्टी कलर का दुपट्टा जो वन साइड पिनअप की हुई थी। गले में चोकर माला और हल्का सा मेकअप की हुई थी। सारा बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। दूर से रियांश मेहता की नज़र सारा के चेहरे से हट ही नहीं रही थी, क्योंकि सच में आज सारा एक हुस्न की परी लग रही थी। रियांश मेहता सारा को देखकर मन में सोचता है, एकदम बेबी डॉल लग रही हो। आकाश ने डार्क ग्रीन कलर का इंडो वेस्टर्न कुर्ता पहना हुआ था, एक हाथ में ब्रेसलेट और दूसरे हाथ में लिमिटेड एडिशन वॉच पहना हुआ था, बालों को जेल से सेट किया हुआ था। आकाश भी आज कहर ढा रहा था। रियांश मेहता डार्क ब्लू कलर का इंडो वेस्टर्न कुर्ता जो एक साइड से लॉन्ग और दूसरे साइड से छोटा था, एक हाथ में लिमिटेड वॉच और दूसरे हाथ में डायमंड का ब्रेसलेट पहना हुआ था। आज रियांश बहुत ही हैंडसम, डैशिंग, चार्मिंग लग रहा था। सारा की नज़र जब रियांश पर जाता है तो अपनी नज़र हटा नहीं पाती है। उसे देखते हुए मन में कहती है, आज तो एटीट्यूड का दुकान काफ़ी हैंडसम लग रहा है। वैसे मुझे क्या करना है, हैंडसम लगे या फटीचर रहेगा तो एटीट्यूड की दुकान। अंजलि एक सिंपल सी मैरून कलर की शरारा पहनी हुई थी, वन साइड से दुपट्टा करी की थी, बालों को खुला छोड़ दी थी, कानों में लंबे लंबे झुमके, होठों पर मैरून लिपस्टिक, थोड़ा सा मेकअप बला की खूबसूरत लग रही थी। आकाश का दिल चुराने के लिए काफ़ी था। सिद्धांत वेस्टर्न शेरवानी, ब्लश पिंक और आइवरी ब्लू जैसे पेस्टल शेड्स पहने हुए थे। हाथों में सिंपल सा घड़ी और बालों को जेल लगाकर सेट किया हुआ था। डाइनिंग हॉल में खड़े खड़े सभी का आने का इंतजार सभी कोई एक दूसरे का कर रहे थे। आकाश और रियांश मेहता सिद्धांत के पास आकर कहता है, क्या बात है दूल्हे मियाँ, आज तो आप सितम ढा रहे हो, मिसेस कपूर को एक बार फिर से आपसे प्यार हो जाएगा। सिद्धांत भी उसकी बातों का जवाब देते हुए रियाज मेहता के कंधे पर एक हाथ और आकाश के कंधे पर दूसरा हाथ रखकर कहते हैं, तुम दोनों भी आज कम हैंडसम और चार्मिंग नहीं लग रहे हो, बच के रहना, कहीं आज कोई ना कोई तुम दोनों को और अपनी एक आंख विंक कर देता है।
सीढ़ियों से नीचे अंबिका धीरे धीरे आ रही थी। सिद्धांत से मिलता जुलता कलर का लहंगा अंजलि ने तैयार किया था। ब्लश पिंक और आइवरी ब्लू का लहंगा वन साइड दुपट्टा को सेट किया गया था। बालों का कली हेयर एंड रेड कलर का लिपस्टिक, हाथों में भारी भारी चूड़ियां और पाँव में भारी भरकम पायल। कमर पर पतली सी कमर बंद अंबिका की खूबसूरती बढ़ाने के लिए काफी था। जब चलती तो सबका दिल थम सा जाता था। अंबिका को देखकर सिद्धांत खो सा जाता है और धीरे धीरे अंबिका की तरफ बढ़ने लगता है। उसकी आंखों में देखकर कहता है, तुम्हारी खूबसूरती को जो कर सके बयान, तुम्हारी खूबसूरती को जो कर सके बयान। वह शब्द बना रहा हूँ, वरना यह शायरी वायरी कहाँ आता है मुझे। कुछ वक्त गुजरेगा तो बताएंगे, कितनी खूबसूरत हो तुम। वाह जीजू वाह, क्या शायरी कही है। सारा ताली बजाते हुए कहती है। सिद्धांत शायरी कहते हुए अंबिका के पास आ जाता है और उसके हाथों को प्यार से चूम लेता है। धीरे धीरे सभी कोई समियाना की ओर बढ़ जाते हैं। समियाना की खूबसूरती देखने लायक थी। सब खुश होकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। बैकग्राउंड में म्यूजिक स्टार्ट होता है और पहले परफॉर्मेंस अंजलि देती है। समियाना के बीचों बीच एक स्टेज लगा हुआ था। उसे स्टेज पर फॉक्स लाइट ऑन होता है और बीच में अंजलि खड़ी होकर अपनी उंगली दिखाकर डांस करते हुए कहती है, आज है सगाई सुन लड़की के भाई, आज है सगाई सुन लड़की के भाई, जरा नाच के हमको दिखा। अंजलि का साथ देते हुए सारा और समायरा स्टेज पर आकर डांस करना शुरू कर देती है। आकाश का चेहरा देखने लायक था, जैसे मानो वह कोई अजूबा देख रहा हो। पहली बार अंजलि को इतना खुल के नाचते गाते देख रहा। क्योंकि अंजलि हमेशा कम बोलती और शांत रहना पसंद करती थी, लेकिन आज तो अंजलि का कुछ अलग ही एक नया रूप था जिसे आकाश देखकर एकदम अंदर से खिल जाता है। सभी कोई डांस को एंजॉय कर रहे थे। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 62 बकवास। अंजलि का साथ देते हुए सारा और समायरा स्टेज पर आकर डांस करना शुरू कर देती है। आकाश का चेहरा देखने लायक था, जैसे मानो वह कोई अजूबा देख रहा हो। पहली बार अंजलि को इतना खुल के नाचते गाते देख रहा था। नाचते समय अंजलि के चेहरा एकदम खिला हुआ था। गजब का नूर था उसके चेहरे पर। अभी अभी उसे एक बार जो भी देख लेता अपने आप को प्यार करने से रोक नहीं पाता। क्योंकि अंजलि हमेशा कम बोलती और शांत रहना पसंद करती थी, लेकिन आज तो अंजलि का कुछ अलग ही एक नया रूप था जिसे आकाश देखकर एकदम शौक भी था और खुशी भी बहुत हो रही थी। शौक इसलिए था कि अंजलि का ये रूप आज पहली बार आकाश ने देखा था, और खुशी इसलिए थी कि आज दुनिया भर की खूबसूरती उसके चेहरे से झलक रही थी, जैसे चांद अपनी चांदनी की नूर अंजलि के चेहरे पर बिखर रहा हो। कमला और आयशा एक दूसरे से बात कर रहे थे और अंजलि कितनी खुश लग रही है। ऐसा लग रहा जैसे अपनी जिंदगी खुल के जी रही है। अब तक किसी पिंजरे में बंद होकर आज वह अपने आप को आज़ाद कर ली हो। सभी कोई डांस को एंजॉय कर रहे थे। अंजलि के साथ सारा और समायरा डांस करते हुए, अंजलि आगे थी और सारा और समायरा उसके दोनों साइड पीछे खड़ी होकर डांस कर रही थी। आज है सगाई सुन लड़की के भाई, जरा नाच के हमको दिखा। कुड़ी की तरह ना शर्मा, कुड़ी की तरह ना शर्मा। हाय तू मेरी गल मान जा, हाँ तू मेरी गल मान जा। अंजलि का डांस देखते हुए आकाश कहाँ खुद को रोक पा रहा था। वह भी अंजलि को पलट जवाब देते हुए स्टेज पर कूद पड़ा। डांस करते हुए आकाश को देख देख रियांश और कुणाल भी उसका साथ बखूबी दे रहा था, लेकिन आकाश आगे और कुणाल और रियांश उसके पीछे उसका साथ दे रहा था। ओए सबको नचाओ नच नच के दिखाऊं, आ मुझको गले से लगा। सबको नचाओ नच नच के दिखाऊं, आ मुझको गले से लगा। आकाश अंजलि को, कुणाल, समायरा को, रियांश, सारा को खींचकर अपने पास कर लेता है और कहता है, मुंडे से जरा आंख लड़ा, मुंडे से जरा आंख लड़ा। होए तू मेरी गल मान जा, हाय तू मेरी गल मान जा। ओ सोनिए। रियांश सारा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, सर पे सजा के सेहरा, बारात लेके आऊं, दुल्हन तुझे बना के डोली में लेके जाऊं। ओ शावा ओ शावा ओ शावा ओ शावा। सारा अपना एक पैर रियांश के पैर पर मारती है और अपनी कोहनी से रियांश के पेट में मारते हुए वहां से हटकर अंजलि और समायरा के पास जाकर कहती है, भोली समझ के मुझ पे ना डाल ऐसे दाने, शादी नहीं करूंगी, जा मान जा दीवाने। ओ शावा ओ शावा ओ शावा ओ शावा। रियांश चलते हुए आकर सारा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच के और दूसरे हाथ उसकी कमर पर रखकर उसकी आंखों में देखकर कहता है, सुन अलबेली मेरी तन्हा अकेली अब कत्ती नहीं रतियां। सारा रियांश को धक्का मारते हुए अपनी उंगली दिखाते हुए कहती है, जा रे हर जाई चल छोड़ कलाई सब देखती है सखियां। तू मेरी गल मान जा, तू मेरी गल मान जा। ओए तू मेरी गल मान जा, हाय तू मेरी गल मान जा, ओए मान जा। समायरा के कानों में अंजलि और सारा कुछ कहती है। तभी समायरा आगे बढ़कर कहती है, मेरी सखियां दिल में है चोर तेरे, क्यों हाथ धो के ऐसे पीछे पड़ा है मेरे। ओ शावा ओ शावा ओ शावा ओ शावा। कुणाल सारा और अंजलि को दोनों हाथ को पकड़कर ट्विस्ट करके अपनी बाहों में ले लेता है और डांस करते हुए स्टेप में कहता है, सखियों से अपनी कह दो कि बीच में ना आए, बन जाए मेरी साली, जीजा मुझे बनाए। ओ शावा ओ शावा ओ शावा ओ शावा।
समायरा दौड़ के उसके पास आती है, दोनों का हाथ छुड़ाते हुए उसके पेट में अपने हाथों से थोड़ा मारकर पीछे धकेलते हुए कहती है, मैं ना आऊं तेरे संग, तेरे अच्छे नहीं धन, ना ऐसे बात बड़ा। दोनों एक दूसरे से आपस में लड़ते रहते हैं। कुणाल कभी समायरा को धक्का मारता है तो समायरा कभी कुणाल को धक्का मारती है। मुझे कर ना तू तंग, अब बंद कर जंग, आ बन के दुल्हन घर आ, तू मेरी गल मान जा, तू मेरी गल मान जा, हाँ तू मेरी गल मान जा, हाँ तू मेरी गल मान जा। दोनों को एक दूसरे से खूब लड़ाई करते हुए देख आकाश और रियाज आगे बढ़ते हैं। उधर सारा और अंजलि दोनों को अलग कर डांस का लास्ट स्टेप करते हुए गाना को फिनिश करते हैं। डांस खत्म होते ही पूरे पार्टी में सभी तालियां बजाने लगते हैं। पूरे पार्टी में सिर्फ तालियां की गूंज सुनाई दे रही थी। तालियां की गूंज से यह पता लगाना बड़ी बात नहीं होगी कि डांस को यहाँ पर सभी मौजूद खड़े लोग कितना एंजॉय किए हैं। समायरा बहुत गुस्से में थी। सारा और अंजलि उसे शांत करते हुए पूछ रही थी, क्या बात है, इतनी गुस्से में क्यों हो, और डांस फ्लोर पर कौन लड़ाई करता है। समायरा गुस्से में जवाब देती है, मेरा बस चले तो मैं उसे जिंदा चबा जाऊं, जब देखो तब मुझसे लड़ते रहता है, जब देखो तब मुझ पर रोब जमाते रहता है, मेरा बस चले तो मैं उसका सर फोड़ दूं। अंजलि उसे प्यार से समझाते हुए कहती है, बस कर समायरा, इतना गुस्सा, मुझे क्या लगता है कुणाल शायद तुमसे प्यार करता है। समायरा अपने दोनों कमर पर हाथ रखकर अंजलि की तरफ टर्न करती है और गुस्से में पूछती है, और ऐसा क्यों लगता है अंजलि आपको। अंजलि थोड़ा सा भाव खाते हुए कहती है, ये तो कोई भी देखकर बच्चा भी बता सकता है वह कितना तुमसे प्यार से करता है, तुम्हारी हर स्टेप हर मूवमेंट को एंजॉय कर रहा था। समायरा गुस्से में कहती है, वह सिर्फ बकवास बातें करता है, बकवास काम करता है, बकवास, वह खुद बकवास है। इतना कहकर वह बार काउंटर पर चली जाती है और एक रेड वाइन ऑर्डर करती है। अंजलि कहती है, इसे छोड़, अभी यह बहुत गुस्से में है, चल सारा सिद्धांत से। इतना ही कह के वह अपनी आंख को विंक करती है। सारा समझते हुए कहती है, बिल्कुल अंजलि चलिए। सारा और अंजलि सिद्धांत को पकड़कर स्टेज पर लेकर आती है और कहती है, सिद्धांत जीजू, आप अगर हमारी अंबिका दी से प्यार करते हैं तो एक गाना तो उसके लिए बनता है। सारा कहती है, बिल्कुल, पर उस गाने में यह एकदम से पता चलना चाहिए कि आप हमारी दी को कितना प्यार करती है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 63, तेरे नाल इश्क हो गया। अंजलि कहती है, इसे छोड़, अभी यह बहुत गुस्से में है, चल सारा सिद्धांत से। इतना ही कह के वह अपनी आंख को विंक करती है। सारा समझते हुए कहती है, बिल्कुल अंजलि चलिए। सारा और अंजलि सिद्धांत को पकड़कर स्टेज पर लेकर आती है और कहती है, सिद्धांत जीजू, आप अगर हमारी अंबिका दी से प्यार करते हैं तो एक गाना तो उसके लिए बनता है। सारा कहती है, बिल्कुल, पर उस गाने में ये पता चलना चाहिए कि आप हमारी दी को कितना प्यार करते हैं, कितना उसे आप अपना मानते हैं। दी के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रूव कीजिए कि आप हमारी दीदी से कितना प्यार करते हैं। सिद्धांत अंबिका की तरफ देखते हुए सारा से कहता है, उसे देखकर तो मेरी सांसें अटक जाती है, मेरी दिल की धड़कन की स्पीड दुगनी बढ़ जाती है। तुम फिर सारा की तरफ देखते हुए कहता है, गाना गाने को कह रही हो, तुमने तो मुझे बहुत ही हार्ड टास्क दे दिया। अंजलि सिद्धांत का दूसरे हाथ पकड़कर कहती है, क्या जीजू आप हमारे दी से डर गए हो क्या, उसकी तारीफ में एक गाना नहीं गा सकते, अपनी दिल की फीलिंग उसे बात नहीं सकते, हम भी तो जाने कि आप हमारी दी से कितना प्यार करते हो। इतना प्यार की शब्दों से बयां ना हो सके, इतना प्यार कि मेरी आंखों में देखकर उसे एहसास हो जाए, इतना प्यार जितना सागर में पानी है, इतना प्यार कि उसकी एक कहने पर पूरी दुनिया को हिला कर रख दो। अंबिका की तरफ प्यार से देखते हुए कहता है, इतना कि उसके एक हाँ पर अपनी जान तक लुटा सकता हूँ। सारा चैलेंज देते हुए कहती है, सच्ची तो बताए और दिखाए और जाताए कि आप हमारी दीदी से कितना प्यार करती है, हमें भी तो पता चले। तुम मुझे चैलेंज दे रही हो। सारा और अंजलि अपने दोनों हाथ फोल्ड करते हुए एक साथ कहती है, हाँ। सिद्धांत अपनी एक उंगली से सर पर टैप कर सोचने का नाटक करते हैं। सिद्धांत एक माइक लेते हुए कहता है, यह मैं अपने प्यार को डेडिकेट करना चाहूंगा, मेरी दोस्तों मेरा साथ जरूर देना कि मैं उसे बता पाऊं कि मैं उसे कितना प्यार करता हूं। सारे पार्टी में मौजूद ऑडियंस अब सिद्धांत को ध्यान से देखने लगा था। अंबिका की नज़र सिद्धांत पे थी और सिद्धांत की नज़र अंबिका पे, दोनों एक दूसरे को प्यार से देख रहे थे। सिद्धांत उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुझे याद मैं हर पल करता हूँ, तुझे देखकर ही मैं खुश रहता हूँ। एहसास तो शायद तुझे भी है मेरे प्यार की, कि मैं खुद से भी ज्यादा तुझे प्यार करता हूँ। इश्क हो गया लिरिक्स डाबिश पाशा सुम्बुल टोकीर फहमान खान। तेनू देखते ही हो गया है प्यार, भूला यार घर बार संसार। थोड़ा शराब की नशे में टू स्टाइल दिखाते हुए कहता है, बिन पिए मैनू चढ़ गई है यार, हो तेरे नाल इश्क हो गया। सिद्धांत माइक को अंजलि के हाथों में दे देता है और डांस करते हुए कहता है, सिद्धांत को डांस करते हुए देख कुणाल, आकाश और रियांश उसका साथ देते हुए डांस करने लगता है। तेनू देखते ही हो गया है प्यार, भूला यार घर बार संसार, बिन पिए मैनू चढ़ गई है यार, हो तेरे नाल इश्क हो गया, हो तेरे नाल इश्क हो गया। हाय। अंबिका को सोफे से उठाकर अपनी बाहों में थोड़ा कपल डांस करते हुए कहता है, गाने गाऊं बजाऊं मैं गिटार, लिखूं तुझ पे शायरी बेशुमार, सारी डायरियां भर गई है यार,
उसको गोल गोल घुमाकर अपनी बाहों में ले आता है और उसकी गालों को प्यार से सहलाते हुए कहता है, हो तेरे नाल इश्क हो गया, हो तेरे नाल इश्क हो गया, हाय तेरे उठने से पहले चाय भी बना दूं, अपने हाथों से आलू दे पराठे खिला दूं। सिद्धांत के एक हाथों में चाय और दूसरे हाथों में आलू के पराठे की प्लेट होते हैं जो कुणाल और आकाश दौड़ के लेकर उसके हाथों में रखता है। सिद्धांत अंबिका को चाय पिलाते हुए कहता है, तेरे उठने से पहले चाय भी बना दूं, अपने हाथों से आलू दे पराठे खिला दूं। अंबिका के सामने अपनी घुटनों के बल बैठकर अपने हाथों से गुलाब का फूल देते हुए कहता है, पलकों पे तुझको बैठा के मैं रखूं, तेरे पीछे पागल मैं तेरा मजनू। सिद्धांत अंबिका को अपनी बाहों में उठाकर होले होले गोल गोल घूमता है। कुणाल और आकाश उस दोनों के ऊपर फूल फेंकता है। सिद्धांत उसकी आंखों में देखकर कहता है, बैंड बाजा लेके मैं तैयार, फूलों से मैं सजाऊं मेरी कार, मैनू अपना बना ले मेरे यार, हो तेरे नाल इश्क हो गया, हो तेरे नाल इश्क हो गया, हाय। सिद्धार्थ अंबिका को होले से नीचे उतरता है। अंबिका भी सिद्धांत के साथ डांस करती है। तेनू देखते ही हो गया है प्यार, भूला यार घर बार संसार, बिन पिए मैनू चढ़ गई है यार, हो तेरे नाल इश्क हो गया, हो तेरे नाल इश्क हो गया, हाय। गाना खत्म होते ही सिद्धांत अंबिका को गले से लगा लेती है और पूरे पार्टी में तालियां की गूंज हो जाती है। तालियां की गूंज से सिद्धांत अंबिका एक दूसरे से अलग होते हैं। अंजलि और सारा सिद्धांत को थम्स अप का चिन्ह दिखाते हुए कहते हैं कि आपने कर दिखाया। सिद्धांत भी अपनी कुर्ते का कॉलर को उठाकर दिखाते हुए कहता है, मैं कर सकता हूँ। आयशा और कमला अशोक आते हुए कहते हैं, चलो बच्चों अब मुहूर्त निकल जाएगा, डांस डांस बहुत हो गया, अब जो भी होगा एंगेजमेंट के बाद। अशोक रोबदार आवाज में कहता है। इतना कह के आयशा अपनी बेटी अंबिका का हाथ पकड़ती है और कमला सिद्धांत का हाथ पकड़ते हुए चेयर पर दोनों को बिठाते हैं। सारा, अंजलि और समायरा तीनों मिलकर दोनों की अंगूठियां लेकर आते हैं। समायरा की आंखें थोड़ी लाल हो गई थी। अंबिका उसे देखकर कहती है, क्या बात है, आज तुमने शराब पी है? समायरा थोड़ा डरते हुए अपने सर पर उंगलियों से थोड़ा खुजलाते हुए कहती है, वह थोड़ा टेस्ट करने के लिए पी ली थी तो सॉरी बॉस। कमला अंबिका की अंगूठी सिद्धांत के हाथों में देते हुए आंखों से इशारा करती है कि पहनाऊं। सिद्धांत और अंबिका दोनों अपनी जगह से उठ जाते हैं। सिद्धांत अंगूठी को हाथों में लेकर अंबिका के सामने घुटने के बल बैठ जाते हैं और हाथ आगे बढ़ाते हैं। अंबिका सिद्धांत के आंखों में देखकर थोड़ी सी स्माइल कर देती है और अपना लेफ्ट हैंड आगे बढ़ा देते हैं। सिद्धांत उसकी रिंग फिंगर में रिंग डाल देता है और प्यार से उसके हाथों को किस कर लेता है। पूरी पार्टी में तालियां की गूंज गूंजने लगती है। अंबिका सिद्धांत के दोनों कंधों को पकड़कर खड़ा करता है और अंबिका सिद्धांत की रिंग लेकर उसके उंगली में डाल देती है। चारों तरफ से उन दोनों के ऊपर फूलों की बारिश होनी शुरू हो जाती है। सभी कोई उन दोनों को सगाई की बधाई दे रहे थे। सिद्धांत सबकी बधाइयां ले रहा था, लेकिन अंबिका की नज़र सिद्धांत के चेहरे पर था, क्योंकि आज सिद्धांत का चेहरे का रौनक 2 गुना बढ़ गया था। उसकी खुशी उसके चेहरे पर छलक रही थी कि वह कितना खुश है। उसके चेहरे की रौनक में अंबिका खोसी जाती है। सारा, अंजलि, समायरा अंबिका को बारी बारी से गले लगाकर बधाइयां देते हैं, पर अंबिका की नज़र सिद्धांत के चेहरे से हटती नहीं है। अंबिका सिद्धांत के पास जाती है और उसको कानों में अस्ते से कहती है। सिद्धांत सुनकर उसका चेहरा मानो और भी ज्यादा खिल जाता है। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 64, तू रूह है तो मैं काया बनूं। सभी कोई उन दोनों को सगाई की बधाई दे रहे थे। सिद्धांत सबकी बधाइयां ले रहा था, लेकिन अंबिका की नज़र सिद्धांत के चेहरे पर था, क्योंकि आज सिद्धांत का चेहरे का रौनक 2 गुना बढ़ गया था। उसके दिल में जो महीनों से ख्वाहिश थी, शायद उसे अब वह मिल गया है, इसीलिए वह इतना खुश, इतना प्रसन्न उसके चेहरे से साफ साफ झलक रहा था। उसकी खुशी उसके चेहरे पर छलक रही थी कि वह कितना खुश है। उसके चेहरे की रौनक में अंबिका खोसी जाती है। सारा, अंजलि, समायरा अंबिका को बारी बारी से गले लगाकर बधाइयां देते हैं, पर अंबिका की नज़र सिद्धांत के चेहरे से हटती नहीं है। अंबिका सिद्धांत के पास जाती है और उसको कानों में अस्ते से कहती है। सिद्धांत सुनकर उसका चेहरा मानो और भी ज्यादा खिल जाता है। सिद्धांत अंबिका को देखकर कहता है, क्या तुम सच में ये कर पाओगी? अंबिका अपनी आंखों से कॉन्फिडेंट और इशारों से बताती है, मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। स्टेज के बीचों बीच खड़ी हो जाती है। पूरे पार्टी की लाइट ऑफ हो जाती है। एक फॉक्स लाइट अंबिका पर पड़ती है। अंबिका स्लो परफॉर्मेंस में डांस देते हुए गाती है, तू रूह है तो मैं काया बनूं, ताउम्र मैं तेरा साया बनूं। अंबिका का डांस देखकर सिद्धांत एकदम खोसा जाता है और धीरे धीरे अंबिका की तरफ बढ़ने लगता है। अंबिका और सिद्धांत अब एक कपल डांस कर रहे थे। अंबिका सिद्धांत की आंखों में देखकर कह रही थी, कह दे तो बन जाऊं बैराग मैं, कह दे तो मैं तेरी माया बनूं। अंबिका अपना एक हाथ सिद्धांत के चेहरे पर और दूसरा हाथ उसके कंधे पर रखती है। सिद्धांत अपने दोनों हाथ अंबिका के कमर पर रखकर डांस करते हुए अंबिका कहती है, तू साज है मैं रागिनी, तू रात है मैं चांदनी। सिद्धांत अंबिका को गोल गोल घुमाकर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। अब अंबिका का पीठ सिद्धांत के सीने से लगा हुआ था। सिद्धांत का एक हाथ अंबिका के पेट पर था और धीरे धीरे डांस करते हुए सिद्धांत अपने चेहरे को उसके गाल से सहलाते हुए कहता है,
मेरे दिल में जगह खुदा की खाली थी। देखा वहां पे आज तेरा चेहरा है। मैं भटकता हुआ सा एक बादल हूँ जो तेरे आसमां पे आके ठहरा है। डांस खत्म होते ही अंबिका और सिद्धांत एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। एक दूसरे की आंखों में खोए हुए देखते देखते दोनों के होंठ एक दूसरे के पास आ जाते हैं। तभी सारा जोर से चिल्लाते हुए कहती है, वाह दीदी क्या बात है, आपने तो आज एकदम सुपर माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस दिए हैं। दौड़कर स्टेज पर दोनों को एक साथ ही गले से लग जाती है। अंजलि भी आती है और अंबिका दी को गले लगाते हुए कहती है, वाह दी आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपके अंदर ये टैलेंट भी मौजूद है। इतना अच्छा डांस और इतना अच्छा गाना भी गा लेती है, वाह दी। इतना कहकर अंजलि अंबिका को गले लगा लेती है। नीचे सभी खड़े इन दोनों की डांस की तारीफ कर रहे थे। दोनों की जोड़ियां की भी खूब तारीफ कर रहे थे कि दोनों साथ में कितनी खूबसूरत लगते हैं, दोनों की जोड़ी जैसे एक दूसरे के लिए ही बनी हो। लेकिन थोड़ी दूर में खड़ा 2-3 लड़का अंजलि को देखकर एक दूसरे लड़के से कहता है, भगवान ने इसे तो बड़े ही फुर्सत से बनाया है, इतनी सिंपल है लेकिन मेरे दिल पर तो जैसे छुरियां चला रही हो। दूसरा उसे जवाब देते हुए कहता है, बात तो तूने सही कही है यार, सच में आज ऐसा लग रहा है जैसे कयामत ढा रही हो। बस एक बार फिर अपनी उंगली से होठों को सहलाते हुए कहता है, काफी है। तीसरा लड़का कहता है, तुम दोनों अपनी जुबान पर लगाम लगा, पता है ये किसका घर है? अंबिका कपूर। कपूर फैमिली की तरफ कोई आंख भी उठा ले तो अंबिका उसकी आंखें निकाल कर बाहर फेंक देती है। तुम उसके बारे में गलत गलत बातें क्यों कर रहे हो? उन दो लड़का इस तीसरे लड़के से कहता है, चुप कर, जब देखो तब भीगी बिल्ली बन के रहता है, मर्द बन मर्द। तीसरा लड़का इन दोनों को धमकी देते हुए कहता है, संभल जा, अभी भी समय है, संभल जा, तुम दोनों के साथ में बिल्कुल नहीं हूँ। इतना कहकर वह दूसरी तरफ कोल्ड ड्रिंक लेने चला जाता है। एंगेजमेंट की रस्म खत्म हो जाती है, सभी कोई डिनर करके अपने अपने घर चले जाते हैं। सिद्धांत सभी के साथ डाइनिंग हॉल में बैठा हुआ था। सिद्धांत अपनी जगह से खड़े होकर सभी से कहता है, एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ आप लोगों से कहना है, मुझे अभी की अभी ही शहर से बाहर जाना है, कुछ दिनों के लिए जाना होगा, एक इम्पॉर्टेंट काम है। आयशा अपनी जगह से खड़े होकर सिद्धांत के पास आती है और कहती है, बहुत इम्पॉर्टेंट है क्या बेटा? क्योंकि अब शादी के लिए ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, शादी की तैयारी भी तो करनी है। सिद्धांत आयशा के हाथ अपने हाथों में लेकर प्यार से कहता है, इम्पॉर्टेंट नहीं होता तो आपको लगता है कि मैं जाता बेस्टी? कुछ दिनों की ही बात है, जल्दी ही आ जाऊंगा, और प्यार से आयशा को गले लगा लेता है। सिद्धांत आयशा से थोड़ा दूर होते हुए सारा और अंजलि की तरफ बढ़ जाता है, दोनों के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, रही बात शादी की तैयारी की तो इन दोनों कब काम आएगी? सारा और अंजलि दोनों एक दूसरे को देखते हुए एक साथ कहती है, हम दोनों। हाँ बिल्कुल, जब देखो तुम दोनों बैठकर गप्पे मारते रहती हो, इसी बहाने कुछ काम तो करोगी। हाँ मीन जीजू, क्या हम आपको बेकार नजर आते हैं? देखिए आपने कितना सुंदर सा शेरवानी पहना है, मैंने डिज़ाइन किया है, तारीफ करना तो दूर की बात है, आपने तो मेरे पोपेट ही बना दिया। थोड़ा नाराज होकर दूर चली जाती है, फिर कहती है, जाए, मैं आपसे बात नहीं करूँगी। सिद्धांत सारा को आंख मार के ये बताता है कि अभी सब शांत रहना, अंजलि को तंग और करना है। सिद्धांत अंजलि के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रख कहता है, वैसे भी यह शेरवानी कुछ खास डिज़ाइन नहीं है, फिर भी तुम्हारा मन रखने के लिए मैं पहन लिया। अंजलि गुस्से से सिद्धांत को देखते हुए कहती है, जब पसंद नहीं थी तो क्यों पहनी, और अभी तक पहनी क्यों है? जाइए चेंज कीजिए, और आज के बाद मैं आपके लिए कोई भी ड्रेस डिज़ाइन नहीं करूंगी। सिद्धार्थ अंजलि के पास सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपने दोनों कानों को अपने हाथों से पकड़कर कहता है, सॉरी सॉरी, बाप रे बाप, इतना गुस्सा, मुझे तो नहीं पता था कि तुम्हें इतना गुस्सा भी आता है। अंजलि फिर थोड़ा शांत होती है और उसकी आंखों में आंसू छलक जाती है और थोड़ा रुहसा से कहती है, ऐसा मत बोलिए जीजू, मैंने आपके लिए सबसे बेस्ट डिज़ाइन किया, जरी का काम बारीकी की, कलर का चुनाव ऐसा कि किसी ने भी ऐसा कलर कॉम्बिनेशन आज तक नहीं पहने हो। वहां का माहौल गर्म होता देख सिद्धांत अंजलि को प्यार से गले लगा कर कहता है, अच्छा बाबा सॉरी, अब ऐसा कभी नहीं कहूंगा, चलिए मुझे अब देर हो रही है, सभी मुझे बाय कहिए। इतना कहकर वह हॉल से बाहर चला जाता है, सब उसे बाय कहकर वापस अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। अंबिका भी जाने ही वाली थी कि सिद्धार्थ उसका हाथ पकड़ कर कहता है, तुम कहाँ चली, मुझे बाय नहीं कहोगी? तुम्हारे पास आंखें नहीं है क्या? अभी तो मैंने तुमको सबके सामने बाय कही। ऐसी कौन बाय कहता है? अंबिका दोनों हाथों को फोल्ड करके सावलिया नजरों से देखते हैं, पूछती है, तो कैसे करते हैं? सिद्धांत अंबिका को झटका से अपने करीब करता है और उसके दोनों गालों पर हाथ रखता है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 65, गुनाह की सजा। हेलो दोस्तों, अंबिका भी जाने ही वाली थी कि सिद्धार्थ उसका हाथ पकड़ कर कहता है, तुम कहाँ चली? शरारती भरी नजरों से अंबिका को देखते हुए कहता है, मुझे बाय नहीं कहोगी? तुम्हारे पास आंखें नहीं है क्या? अभी तो मैंने तुमको सबके सामने बाय कही। ऐसी कौन बाय कहता है? अंबिका दोनों हाथों को फोल्ड करके सावलिया नजरों से देखते हैं, पूछती है, तो कैसे करते हैं? सिद्धांत अंबिका को झटके से अपने करीब करता है और उसके दोनों गालों पर हाथ रखकर उसके सॉफ्ट होठ पर अपने हार्ड होंठ रख देते हैं और उसे किस करने लगता है। सिद्धांत ने ये सब इतना जल्दी किया कि अंबिका समझ ही नहीं पाई।
जब तक अंबिका समझ पाती तब तक उसके होंठ को सिद्धांत ने अपने होठों से सील कर चुका था। सिद्धांत को पता है अंबिका को ज्यादा देर उस पर अपनी पकड़ बनाना मुश्किल है, इसीलिए उसे इस तरह से पकड़ा था कि अंबिका खुद को छुड़ा ही नहीं पा रही थी। सिद्धांत फिलहाल अंबिका को एक सॉफ्ट किस कर रहा था, कभी उसके नीचे होठों को पकड़ के किस कर रहा था तो कभी ऊपर वाले होठों को पकड़ के किस कर रहा था। सिद्धांत को इस तरह किस करने से अंबिका उस किस में खुद को इन्वॉल्व करने से नहीं रोक पा रही थी। अंबिका सिद्धांत के किस में अब बहकने लगी थी, खुद को रोकना चाह रही थी पर रोक नहीं पा रही थी, मदहोश होते जा रही थी। अंबिका भी उसे सॉफ्ट किस करने लगी थी। अंबिका को किस करने से सिद्धांत थोड़ा अपनी पकड़ सॉफ्ट कर देता है। अंबिका किस करते करते कब उसके हाथ सिद्धांत के बालों में चलने लगा था, यह अंबिका को पता ही ना चला। एक सिंपल सी किस अब फ्रेंच किस में बदल गई थी। दोनों इस तरह से एक दूसरे को किस कर रहे थे जैसे दोनों मानो एक दूसरे को खाकर ही छोड़ेंगे। कब भी सिद्धांत अंबिका को किस करता तो कभी अंबिका सिद्धांत को किस करती। दोनों एक दूसरे को पासेंटली किस कर रहे थे। किस करते करते सिद्धांत कहाँ तक अंबिका के बॉडी पर चलने लगी थी। सिद्धांत अपना हाथ अंबिका की पूरे बॉडी पर चल रहा था। दोनों किस में इतनी खो गए थे कि दुनिया जहाँ की कोई भी खबर नहीं थी। कुंदन अभी अंदर आ ही रहा था कि दोनों को किस करते देख वापस पलट जाता है और अपनी आंखों पर हाथ रखकर धीरे धीरे कमरे की तरफ जाने लगता है, लेकिन सामने पड़ा फूलों का गुलदस्ता उसके हाथों से लगकर नीचे फर्श पर गिर जाता है। इस आवाज से दोनों होश में आते हैं और झटके से दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। दोनों करीबन 15 मिनट से एक दूसरे को किस कर रहे थे। अलग होने के बाद दोनों गहरी सांस ले रहे थे। सिद्धांत कुंदन के पास आकर कहता है, हमेशा गलत टाइम पर ही क्यों आते हो। कुंदन सिद्धांत को आंखें दिखाकर कहता है, तुम्हें किस करने के लिए और कोई जगह नहीं मिलती है। किस करने के लिए क्या जगह देखा जाता है, माहौल बनाया जाता है। जब माहौल बना तभी इंसान को किस किया जाता है। तुम्हें शर्म नहीं आती है सबके सामने यहाँ बीच हाल में किस करने में। शर्म क्यों आएगी, अपनी होने वाली पत्नी को किस कर रहा हूँ, किसी और को थोड़ी किस कर रहा हूँ। तुम्हें इतनी मिर्ची क्यों लगती है, जब देखो तब गलत टाइमिंग पर एंट्री करते हो। अगली बार किस करने से पहले मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना, फिर नहीं आऊँगा। इन दोनों को ऐसी बातें करते देख अंबिका मन में सोचती है, सच में सिद्धांत कितना बेशर्म है, मेरे भाई के सामने ही किसके टॉपिक पर डिस्कशन कर रहा है। बिना बताए किसी को अंबिका सीधे अपने कमरे में चली जाती है। तुम्हें शर्म नहीं आती है, जहां देखो वहां शुरू हो जाते हो। सिद्धांत उसे इग्नोर कर अंबिका की तरफ देखता है पर अंबिका अभी उस वक्त वहां थी ही नहीं। सिद्धांत फिर गुस्से से कुंदन की तरफ बढ़ता है और कहता है, देखो तुम्हारी वजह से मेरी किस अधूरी रह गई और मैं उसे ठीक से बाय भी नहीं कह पाया। इतना कह के सिद्धांत बाहर निकल जाता है। कुंदन उसे जाते हुए देखते हुए मन में कहता है, क्या पागल इंसान है, गलती खुद करता है, ऐसी अश्लील हरकत हॉल में कर रहा है, सारी की सारी बिल मुझ पर फाड़ रहा है, पागल कहीं का। कुंदन खुद में बदबदाते हुए कहता है, अभी मैं जो अंबिका को बताने आया था वह कैसे बताऊं, उसका फेस करने में भी मुझे खराब लगेगा, कोई बात नहीं सुबह बता दूंगा। थोड़ी देर में हॉल का माहौल शांत हो जाता है। चुपके से हॉल में धीरे धीरे आता है। ब्लैक ट्रैक पैंट और ब्लैक हुडी पहने हुए चुपके से डाइनिंग हॉल से बाहर निकल जाता है। गाड़ी लेकर बाहर चला जाता है। कुछ देर के बाद सुनसान जगह पर एक टूटी फूटी झोपड़ी के पास अपनी गाड़ी को रोकता है। गाड़ी से उतरकर झोपड़ी के अंदर चला जाता है। दरवाजे पर खड़े गार्ड से अपनी कॉल वॉइस में पूछता है, क्या किया तुम लोग उसके साथ। गार्ड ने नीचे सर झुका के रास्ते से कहा, सर आपके आदेश का इंतजार कर रहा था। वहां लगभग में 10-12 बॉडीगार्ड खड़े थे। सभी कोई नजरें झुका के नीचे जमीन की तरफ देख रहा था। वह लड़का अंदर आया और उस गार्ड के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, वेरी गुड, मैं चाहता हूँ। गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, इसको सजा सिर्फ मैं दूं और कोई नहीं। वहां पर 2 लड़के रासियों से बंधे हुए थे। दोनों के शरीर बुरी तरह से घायल था, जिस पर से खून निकल रहा था। शरीर के जगह जगह पर कपड़े फटे हुए थे, जिसमें से खून कतरे की तरह बह रहा था। वह इंसान दोनों लड़के के पास एक कुर्सी पर किसी किंग की तरह बैठ जाता है और कहता है, तुम्हारी गलती बहुत बड़ी है तो सजा इतना छोटा कैसे हो सकता है। तभी वह इंसान अपनी गार्ड को इशारा करता है। उसके इशारे को समझ गार्ड उसे 2 लोहे की सरिया लाकर उसके हाथों में थमा देता है। वह इंसान की आंखों में जैसे खून उतर गया था, पूरे हाथों की नसें तन गई थी। उसे देखकर ही वह दोनों लड़का थर थर कांप रहा था, लेकिन जब उसने उसके हाथों में लोहे का सरिया देखा तो ये देखते ही उन दोनों को पैंट ही गीली हो गई। वह इंसान लोहे का सरिया से दोनों के आंखों में बिना समय गवाए घुसा देता है। वह दोनों लड़का दर्द से इतनी जोर से चीखता है कि पूरी झोपड़ी में बस उसी की चीख सुनाई देता है। यह नज़ारा देखकर वहां पर खड़े बॉडीगार्ड्स भी डर से कांपने लगते हैं, लेकिन किसी की भी नजरें उठाने की हिम्मत नहीं थी। वह झोपड़ी जंगलों के बीच में होने के कारण कोई उन दोनों की चीख नहीं सुन सकता था। उसकी चीखने चिल्लाने से वह इंसान को दिल को सुकून मिल रहा था। अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लाकर कहता है, बड़े ही गंदी नज़र से देख रहा था ना, इसीलिए तुम्हारी नज़रें को ही तुम्हारे जिस्म से हटा दिया। वह इंसान फिर अपनी गार्ड को इशारा करता है। गार्ड इशारे को समझते हुए एक जलती हुई कैंडल लाकर उसके हाथों में दे देता है। जलती हुई कैंडल हाथों में लेकर इंसान और खुश हो जाता है, लेकिन उन दोनों लड़के की आंखें ही नहीं बची थी कि देख सके कि सामने वाला बैठा इंसान क्या कर रहा है।
वह इंसान कैंडल को उसके चेहरे के ऊपर रख देता है। कैंडल जैसे जैसे गलता है उसके चेहरे पर मोम टपक जाता है। उसकी जलन से वह दोनों बुरी तरह से चिल्ला रहा था। वह इंसान उठकर बाहर चला जाता है। जाते हुए अपनी गार्ड से कहता है, अब तुम सब की बारी, इसे ऐसी सजा दो कि इसकी रूह तक कांप जाए। उसके बाद अच्छी तरह से झोपड़ी को साफ कर देना कि कोई नामो निशान ना रहे। गार्ड अपनी नजरें नीचे करके कहता है, यस बॉस, हो जाएगा। वह इंसान गाड़ी में बैठकर वापस कपूर महल चला जाता है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 66, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग। वह इंसान फिर अपनी गार्ड को इशारा करता है। गार्ड इशारे को समझते हुए एक जलती हुई कैंडल लाकर उसके हाथों में दे देता है। जलती हुई कैंडल हाथों में लेकर इंसान और भी खुश हो जाता है, लेकिन उन दोनों लड़के की आंखें ही नहीं बची थी कि देख सके कि सामने वाला बैठा इंसान किसी शैतान का देवता जैसा लग रहा था। वह इंसान कैंडल को धीरे से उस लड़के के चेहरे के ऊपर रख देता है। कैंडल जैसे जैसे गलता है उसके चेहरे पर मोम टपक जाता है। उसकी जलन से वह दोनों बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगता है। उसका चीखना चिल्लाना सुनकर कुर्सी पर बैठा इंसान के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। आंखों में एक अलग ही अंगार दिख रहा था। गुस्से में वह इंसान उठकर बाहर चला जाता है। जाते हुए अपनी गार्ड से कहता है, अब तुम सब की बारी, इसे ऐसी सजा दो कि इसकी रूह तक कांप जाए। अगला जन्म के लिए इसे 100 बार सोचना पड़े। उसके बाद तुम्हें क्या करना है तुम्हें तो पता ही है। गार्ड अपनी नजरें नीचे करके कहता है, यस बॉस, हो जाएगा। एक भी नामो निशान नहीं रहेगा। वह इंसान गाड़ी में बैठकर वापस कपूर महल चला जाता है। कपूर महल में आकर देखता है तो अभी भी पूरा का पूरा डाइनिंग हॉल खामोशी की सन्नाटा में बिखरा पड़ा हुआ था। वह धीरे से अपने कमरे में जाता है, चेंज करके बिस्तर पर लेट जाता है। फिर उसे धीरे धीरे नींद आ जाती है। सुबह का समय। अंबिका अपनी टाइमिंग पर उठकर बाहर गार्डन में जाकर वॉक कर रही थी। जाने से पहले मालती को 2 पैकेट पकड़ा कर कहती है, दोनों को उठाओ और जल्दी से गार्डन में भेजो। मालती 2 पैकेट पकड़कर एक सारा के कमरे में, दूसरा अंजलि के कमरे में जाती है। दोनों को उठाकर कहती है, मैडम ने आपको गार्डन में बुलाया है। कुंदन को अंबिका से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी। रात में भी वह बात नहीं कर पाता है, इसीलिए उसे ढूंढते हुए वह गार्डन में पहुंच जाता है। अंबिका कुंदन से कहती है, जाओ, अब साहबजादे का ट्रेनिंग करने का समय शुरू हो गया है, उठाकर लेकर आओ। कुंदन जाने से पहले कहता है, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अंबिका एक्सरसाइज करते हुए कहती है, बातें होती रहेगी। कुंदन, पहले जाकर साहबजादे को बुलाओ, बहुत हो गई उसकी आराम करने के दिन। अब काम करने का समय आ गया है, इसे भी मेहनत करना सीखना होगा। जाओ जल्दी उसे बुलाकर लेकर आओ। अंजलि हाथों में पैकेट लेकर कहती है, अब अंबिका दी मुझसे क्या चाहती है? कभी पैकेट को देखती है तो कभी घड़ी के समय को। इतनी जल्दी कौन उठाता है दी? फिर खुद से बदबदाते हुए कहती है, नहीं पहुंची तो पता नहीं दी क्या करेगी, भाग अंजलि जल्दी भाग। सारा का भी वही हाल था जो हाल अंजलि का था। वह भी जल्दी से रेडी होकर नीचे गार्डन में आने लगती है। तभी सेम ड्रेस पहने हुए अंजलि को देखती है और पूछती है, क्या दी ने आपको भी गार्डन में बुलाया है? अंजलि मायूस चेहरे और अलसाए हुए आवाज में कहती है, हाँ, तो क्या दी ने आपको भी बुलाया है? दोनों एक दूसरे को देखकर अपने सर पर हाथ मार लेती है और कहती है, आज तो हम दोनों बुरे फंसे। तभी कुंदन अंदर आते हुए कहता है, जाए, अंबिका ने जल्दी आने को कहा है। ये बात सुनने भर देरी थी कि दोनों के पाँव में अपने आप चक्के लग गए। 1 मिनट से भी ज्यादा समय नहीं लगा दोनों को गार्डन में जाने में। दोनों हाफते हुए पहुंचे। तभी अंबिका ने कहा, गुड, वेरी गुड, आज से दोनों की ट्रेनिंग शुरू होगी। दोनों एक साथ एक दूसरे को देखकर एक साथ पूछते हैं, ट्रेनिंग? कौन सी ट्रेनिंग? सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग। सारा बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहती है, पर उसकी जरूरत हमें कहाँ है दी, इतने सारे बॉडीगार्ड्स हैं ना। सारे बॉडीगार्ड की तरफ इशारे करते हुए कहती है। अंजलि ने सारा का साथ देते हुए कहा, बिल्कुल दी, सारा एकदम सही कह रही है, हमें क्या जरूरत। अंबिका दोनों की क्यूट क्यूट फेस और बच्चों जैसी बातें देखकर अंदर से मुस्कुरा रही थी, लेकिन चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं ला रही थी। तुम दोनों को अगर मस्का मारना हो गया है तो शुरू करें। सारा ने अंजलि से इशारे में कहा, यहाँ दाल नहीं गलने वाली है, चल बेटा शुरू हो जा। अंबिका एक बॉडीगार्ड को अपने पास आने का इशारा करती है। वह बॉडीगार्ड सर झुका के सीधा अंबिका के पास आकर खड़ा हो जाता है। अंबिका उसे इशारे से बताती है कि दोनों को ट्रेनिंग शुरू करो। अंबिका पहले ही बॉडीगार्ड को समझा चुकी थी कि दोनों को अभी हल्का एक्सरसाइज से शुरुआत करवानी है। इशारे मिलते ही वह बॉडीगार्ड, जिसका नाम नकुल था, उसकी हाइट 6 फुट 1 इंच थी, देखने में सांवला रंग, लेकिन उसे देखकर ही कोई सामने वाला डर से कांपने लगेगा, क्योंकि वह देखने में ही एकदम बॉडी बिल्डर बेस्ट ट्रेनर लग रहा था। निकुल्ला ने दोनों को रन करने के लिए कहा। सारा और अंजलि दोनों ने ही ट्रैक पैंट और स्पोर्ट टॉप पहना हुआ था। उसके बॉडी के हिसाब से वह पूरी की पूरी ढीली थी, पर दोनों उसमें एकदम बच्चों की तरह क्यूट लग रही थी। दोनों को ट्रेनिंग करते देख दूर से ही कोई मुस्कुरा रहा था। आकाश भी कुछ देर में जिम सूट पहन के गार्डन में आ चुका था। आकाश अंबिका को मॉर्निंग विश कहते करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग दी। अंबिका पिछले 1 घंटे से एक्सरसाइज कर रही थी, इसलिए वह पूरे पसीने में नहा चुकी थी, इसलिए वो अपने चेहरे को टॉवल से पोंछते हुए वही सामने पड़े टेबल पर बैठ जाती है और कहती है, गुड मॉर्निंग गुड्डू, आपने बुलाया दी।
हाँ बिल्कुल, मैं सोच रही हूँ तुम्हें आज से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। कोई खास बात दी? वैसे मैं तो फिट ही दिख रहा हूँ। फिट दिखने में और फिट रहने में दोनों में काफी फर्क होता है। आकाश अब कुछ नहीं कहता है और सारा और अंजलि को गुड मॉर्निंग विश कर वह भी रनिंग करने लगता है। अंबिका चिल्लाते हुए कहती है, आपको कुछ ज्यादा हंसी नहीं आ रही है? उस शख्स को देखकर चिल्लाकर अपने पास बुलाती है क्योंकि वह कुछ दूर में खड़ा था। ठीक उसी समय अंबिका का मोबाइल रिंग करता है। मोबाइल पर नाम फ्लैश होते देख अंबिका फोन उठाती है। उधर से वह इंसान कहता है, फाइल लेकर मैं ऑफिस आ जाऊंगा, आपका काम हो चुका है। अंबिका सिर्फ ऊं कहकर फोन कट कर देती है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 67। अंबिका चिल्लाते हुए कहती है, आपको कुछ ज्यादा हंसी नहीं आ रही है? आप भी ज्वाइन इन कीजिए। उस शख्स को देखकर चिल्लाकर अपने पास बुलाती है क्योंकि वह कुछ दूर में खड़ा था। वह कोई और नहीं रियांश होता है। वह दूर से ही सारा और अंजलि को देखकर मुस्कुरा रहा था क्योंकि दोनों की हरकतें बच्चों वाली क्यूट सी लग रही थी। रियांश अंबिका के पास चलकर आता है। ठीक उसी समय अंबिका का मोबाइल रिंग करता है। मोबाइल पर नाम फ्लैश होते देख अंबिका फोन उठाती है। उधर से वह इंसान कहता है, फाइल लेकर मैं ऑफिस आ जाऊंगा, आपका काम हो चुका है। अंबिका सिर्फ ऊं कहकर फोन कट कर देती है। अंबिका का फोन रखते ही रियांश उसके सामने आकर खड़ा हो जाता। अंबिका उसे हाथों से बैठने का इशारा करती है। अंबिका मुस्कुराते हुए सामने चेयर पर बैठ जाती है। अंबिका रियांश से कहती है, आप ज्वाइन क्यों नहीं करते? हम ज्वाइन करने ही यहाँ आया हूँ। सारा और अंजलि को देखते हुए रियांश अंबिका से कहता है, ऐसा लग रहा है दोनों को कोई दुनिया का सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट दे दिया गया हो और ना चाहते हुए भी दोनों को वह करना पड़ रहा हो। अंबिका सारा और अंजलि को देखते हुए कहती है, प्रोजेक्ट टफ क्यों ना हो, करना तो इसे पड़ेगा ही, क्योंकि आपको भी पता है। फिर रियांश की तरफ देखती है। आपको भी पता है इस फील्ड में हमारे कितने दुश्मन हैं, कौन कब हमला कर दे उसके लिए प्रिपेयर तो पहले से रहना होगा। अंबिका कुंदन को आंखों से इशारा कर आकाश को और भी ज्यादा पुशअप करवाती है। आकाश को पुशअप करते देख अंजलि की नज़र आकाश पर टिक जाती है और अपनी पलकें झपकना भी भूल जाती है क्योंकि आकाश अभी एक्सरसाइज करते समय और भी अट्रैक्टिव डांसिंग लग रहा था। आकाश नीचे शॉर्ट्स ऊपर स्लीवलेस टी शर्ट पहने हुआ था। एक्सरसाइज करने की वजह से शर्ट पूरी तरह से भीग चुका था और उसके बॉडी से चिपक गया था, जिससे उसके अट्रैक्टिव बॉडी और भी अच्छे से दिख रहा था। सारा अंजलि को छेड़ते हुए कहती है, क्या बात है, आप तो मेरे भाई को ऐसे देख रही हो जैसे अभी की अभी आप अपनी नज़रों से ही उसे खा जाएगी। कहीं मेरे भाई को नज़र लगाने का तो इरादा नहीं है? अंजलि सारा की बात सुनकर थोड़ा सा घबरा जाती है और अपनी नज़रें इधर उधर करके फिर सारा की तरफ देखते हुए कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, देखो उसके सामने कितना सुंदर गुलदस्ता है, उसी को देख रही थी। आकाश के सामने खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता लगा हुआ था, उसे दिखाकर सारा को समझा रही थी। सारा फिर से अंजलि को छेड़ते हुए कहती है, अच्छा वह वाला गुलदस्ता सच में बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव लग रहा है ना? अंजलि फिर से आकाश को देखने लगती है। आकाश के बॉडी से अपने नजरें चाहकर भी वह हटा नहीं पा रही थी। सारा की बात सुनकर अंजलि फिर से हाँ में अपना सर हिला देती है। अंजलि को फिर होश आता है कि उसने अभी अभी क्या कह दिया, फिर अपना सर जोर से ना में हिला देती है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगती हैं और एक टॉवल लेकर अंबिका के पास आकर कुर्सी पर बैठ जाती हैं। सारा चेयर पर बैठते हुए कहती है, दी आपने तो थका दिया। सारा की बातों से एहसास हो रहा था कि उसने कितनी ज़्यादा एक्सरसाइज की है क्योंकि वह पूरी बात हफ्ते हफ्ते बोल रही थी। अंबिका अपनी मोबाइल को स्क्रॉल करते करते हुए कहती है, कोई बात नहीं, कल से दोनों रेडी रहना, टाइम पर आ जाना, नहीं तो पनिशमेंट बढ़ा दूंगी। इतना कहकर वह उठ के अपने कमरे में चली जाती है। सारा अंबिका दी को जाते हुए देखकर थोड़ा उदास होते हुए कहती है, हिटलर। रियांश सारा की बात सुनकर सारा को समझाते हुए कहता है, इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए थोड़े से कुछ स्ट्रिक्ट आदतें और रूल्स भी फॉलो करने पड़ती है। तो तुम्हारी दी कोई हिटलर नहीं है, उसे समय ने ऐसा बना दिया है। नहीं तो तुम्हारी भी दिल की बहुत अच्छी है। सारा रियांश की बातें सुनकर मन में सोचती है, मैं कोई सपना देख रही हूँ, इसकी मुंह से इतनी अच्छी अच्छी बातें। फिर खुद को ही चिमटी काट कर मुंह से आह निकल जाती है और फिर से मन में कहती है, पक्का इसने सुबह सुबह ही नशा कर रखा है। सारा के उटपटांग अजीब तरह से मुंह बनाते हुए देखकर रियांश कहता है, तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसे अपना क्यों चेहरे बिगाड़ कर रखी हो? सारा अपना चेहरा ठीक करते हुए हकलाते हुए कहती है, मुंह मुझे क्या होगा, को कुछ भी नहीं। इतना कहकर झट से उठकर वह अपने कमरे की तरफ भाग जाती है। सारा को भागते देखकर रियांश मन में कहता है, ये सचमुच में बिल्कुल पागल है, बकबक मशीन। सारा को जाते देखकर अंजलि रियान से कहती है, इसे क्या हुआ, अभी तो चंगी भली थी। अंबिका को जाते देखकर आकाश एक्सरसाइज छोड़कर अंजलि के पास बैठ जाता है। बैठते हुए कहता है, थैंक गॉड दीदी से बचा लिया, नहीं तो दीदी आज मेरी वोट लगाकर ही छोड़ती। सुनते ही वहां पर बैठे सभी हंसने लगते हैं। सब एक एक करके अपने रूम में तैयार होने चले जाते हैं। अंजलि भी जाने ही वाली थी कि आकाश उसे रोकते हुए कहता है, आपको देखकर ऐसा लग रहा था कि आज पहली बार आपने एक्सरसाइज की हो। अंजलि मुस्कुराकर आकाश के पास बैठ जाती है और कहती है, हाँ कुछ ऐसा ही है।
फिर थोड़ा सा शर्माते हुए अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाते हुए आकाश से पूछती है, क्या मैं एक्सरसाइज करने समय थोड़ी अजीब लग रही थी? आकाश अंजलि की बातों को सुन मुस्कुरा देता है और कहता है, अजीब तो नहीं पर थोड़ा क्यूट जरूर लग रही थी। इतना कह के आकाश उठकर जाने लगता है और अंजलि को भी अपने साथ चलने के लिए इशारा करता है। जाते हुए अंजलि आकाश को चोर नजरों से देख रही थी और आकाश अंजलि को चोर नजरों से देख रहा था। अंजलि चलते समय सारा ध्यान आकाश पर था। मेनन गेट के सामने एक स्टेप था। अंजलि को यह ध्यान नहीं था, उसका सारा ध्यान आकाश पर था, जिससे उसका पाँव मुड़ गया, वो गिरने वाली थी। आकाश उसके हाथों को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। अंजलि आकाश की बाहों में आकाश को गौर से देख रही थी और आकाश अंजलि की आंखों में प्यार से देख रहा था। दोनों एक दूसरे को देखने में खो गए थे। आकाश थोड़ी देर में होश में आता है और अंजलि के सामने बैठ जाता है। उसके पाँव को छूते हुए कहता है, देखी तुम्हें कहाँ चोट लगी है? आकाश के छूने से अंजलि 2 कदम पीछे हो जाती है और नहीं, मुझे कहीं चोट नहीं लगी है, इतना कहकर वहां से भाग जाती है। आकाश उसे भागते हुए देखकर आकाश के चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। वह अपने कमरे में रेडी होने चला जाता है। सभी रेडी होकर के डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाता है। अंबिका पहले से ही डाइनिंग टेबल पर बैठे सबका इंतजार कर रही थी। अंबिका ऑफिस जाने के लिए उठती है तो आकाश से कहती है, मुझे 10 मिनट में कार में मिलो। कृष्णा को इंटरेक्शन देते हुए अंबिका कहती है, अंजलि को कहीं भी अकेला नहीं छोड़ना, तुम आज से उसके पर्सनल बॉडीगार्ड हो, उसके साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, वार्निंग देते हुए कहती है। अंबिका को जाते देखकर रियांश अपनी सीट से उठता है और कहता है, मैं सोच रहा था कि मेरा सारा काम तो हो चुका, तो मैं आज वापस चला जाऊंगा। मुझे भी बहुत सारे काम हैं जो पेंडिंग पड़े हैं। अंबिका अपना सर हिलाकर सहमति दे देती है। अंबिका जाकर गाड़ी के पास आकाश का इंतजार करने लगती है और सिद्धांत को फोन लगा रही थी। कई बार फोन करने के बाद भी सिद्धांत फोन रिसीव नहीं कर रहा था, जिससे अंबिका का गुस्सा बढ़ते जा रहा था। अंजलि और आकाश साथ में आ रहे थे, पीछे पीछे कृष्णा भी आ रहा था। कृष्णा अंजलि को दूसरे कार में जाने के लिए अपने हाथों से इशारा करता है। आकाश अंजलि को देखकर बाय कहता है और अंबिका की तरफ बढ़ जाता है। आकाश को आते देख अंबिका सीधे गाड़ी में बैठ जाती है। आकाश पीछे पीछे गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी में बैठने के साथ गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। अंबिका को कोई भी बात सीधी करनी ज्यादा पसंद थी, घुमा फिरा कर बात करना अंबिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। थोड़ी देर गाड़ी में खामोशी छाई रहती है। खामोशी को तोड़ते हुए अंबिका कहती है, तुम्हें मुझसे कुछ कहना है क्या? हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 68, माइंड योर लैंग्वेज। आकाश को आते देख अंबिका सीधे गाड़ी में बैठ जाती है। आकाश भी गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी में बैठने के साथ गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। अंबिका को कोई भी बात सीधी करनी ज्यादा पसंद थी, घुमा फिरा कर बात करना अंबिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। थोड़ी देर गाड़ी में खामोशी छाई रहती है। खामोशी को तोड़ते हुए अंबिका कहती है, तुम्हें मुझसे कुछ कहना है क्या? आकाश अपनी बहन को सवालिया नजरों से देखने लगता है। अंबिका आकाश को बिना देखे कहती है, इतना इनोसेंट बनने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है, बस मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। आकाश गाड़ी की खिड़की की तरफ देखते हुए कोल्ड वॉइस में कहता है कि जितनी बड़ी गलती थी उससे भी कम उससे सजा मिली, और मुझे इस बात का कोई भी रिग्रेट नहीं है। कुंदन ड्राइवर के बगल में पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था। आकाश की बातें सुनकर मन में कहता है, कह तो ऐसे रहा है जैसे उसे कोई सजा ही ना दी हो, पूरे शरीर में सिर्फ जख्म ही दिख रहा था और कितनी बड़ी सजा देना चाहता है। दोनों मर गए, जिंदा होता तो पता नहीं उसे और क्या झेलना पड़ता। दोनों भाई बहन एक जैसे हैं। फिर मन में ही खुद को कोसते हुए कहता है, भगवान तूने मुझे कहाँ फंसा दिया है। अंबिका अपनी कोल्ड वॉइस में कहती है, उसके लिए वह सजा काफी थी। गलती तो तुमने की नहीं है जो तुम्हें रिग्रेट होना चाहिए, बल्कि खुशी होना चाहिए जो किया बेटर था। अंबिका आकाश को समझाते हुए कहती है, काम ऐसे करो कि एक हाथ से किया हुआ काम दूसरे हाथ को भी पता ना चले। थोड़ी देर गाड़ी में खामोशी रहती है। खामोशी को तोड़ते हुए अंबिका कहती है, आज के एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, उसे तुम हैंडल कर लो, मुझे कंस्ट्रक्शन साइट पर जाना है वहां बहुत। इतना कहकर अंबिका चुप हो जाती है। आकाश अंबिका की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं दी कंस्ट्रक्शन साइट पर मैं जाऊंगा, आप मीटिंग हैंडल कीजिए, मैंने ये केस स्टडी कर लिया है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैं सॉल्व कर दूंगा। कुंदन बीच में टपकते हुए कहता है, उस कंस्ट्रक्शन के बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी है और उस झोपड़ी में संकी बूढ़ा रहता है जो किसी का बात सुना ही नहीं चाहता है। आकाश शांत और साफ लफ्जों में कहता है, कोई बात नहीं भाई, मैं संभाल लूंगा। अंबिका दोनों को कंस्ट्रक्शन साइट पर छोड़ते हुए ऑफिस पहुंचता है। ऑफिस में गाड़ी जाकर रुकती है। ऑफिस के बाहर खड़े बॉडीगार्ड दौड़ के आते हैं और गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं। अंबिका गाड़ी से उतरकर अपनी जैकेट ठीक करते हुए ऑफिस के अंदर चली जा रही थी। ऑफिस के अंदर पहुंचते ही अंबिका अपने पर्सनल लिफ्ट से 18वें माले पर अपने केबिन में चली जाती है। केबिन के बाहर एक इंसान फाइल लेकर खड़ा था। अंबिका उसे देखकर अपनी उंगली से अंदर आने का इशारा करती है। दरवाजे पर सनाया जो खड़ी थी उसे बाहर ही खड़े रहने का ऑर्डर देकर अंबिका अंदर चली जाती है। अंदर आते ही ललन अंबिका को फाइल पकड़ा देता है। हे अंबिका जैसे जैसे फाइल पढ़ना शुरू करती है उसकी आंखें गुस्से से लाल और अंगारे उगलना शुरू कर देती है।
फाइल पूरी पढ़ने के बाद अंबिका वह फाइल टेबल पर जोर से पटक देती है और ललन की तरफ देखते हुए कहती है, इसमें जितना जो कुछ लिखा है तुमने दोबारा चेकआउट किया है, क्योंकि इसमें अगर एक शब्द भी रॉन्ग हुआ तो शायद वह दिन तुम्हारा आखिरी होगा। अंबिका की बातें सुनकर अपने मन में सोचता है, मैं क्या पागल हूँ जो ऐसा काम करूंगा, मुझे पता है ना आप सीधे गोली मार देंगे। ललन अंबिका की आंखें देखकर अंदर पूरी तरह से कांप जाता है और हकलाते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैंने दो चार बार स्टडी करके अच्छे से पता करके ही आपको ये फाइल दिया हूँ। अंबिका कुर्सी पर बैठ जाती है और ललन को 2 उंगली से जाने का इशारा करती है। ललन केबिन से बाहर निकलते ही एक गहरी सांस लेता है और ऊपर देखते हुए कहता है, थैंक गॉड आज आपने बचा लिया। समायरा अंदर चली आती है और आज का सारी सिद्वल बताना शुरू कर देती है। समायरा अंबिका को देख नहीं पाती है क्योंकि अभी अंबिका दूसरे साइड कुर्सी को घूमकर बैठी हुई थी। समायरा सारी मीटिंग बता देने के बाद उसे जाने के लिए कहती है। अंबिका समायरा को रोकते हुए कहती है, मुझे 5 मिनट के अंदर मेरी चाय मेरे टेबल पर चाहिए। अंबिका सिद्धांत को याद करते हुए उसे फ़ोन लगाती है पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसका मोबाइल बंद होने के कारण अंबिका का दिमाग और भी गर्म हो जाता है और अपने मोबाइल को नीचे फर्श पर पटक कर तोड़ देती है। किसकी इतनी हिम्मत है जो अंबिका की बात को टाल सके? जिसका आखिरी दिन होगा वही अंबिका की बात करने की हिम्मत रख सकता है। 5 मिनट के अंदर ही अंबिका के टेबल पर चाय आ जाती है। अंबिका चाय पी के मीटिंग के लिए निकल जाती है। मीटिंग का माहौल एकदम पेन ड्रॉप सन्नाटा छाया हुआ था। अंबिका का सारा दिन मीटिंग में ही खत्म हो जाता है। अभी तक सिद्धांत का न ही रिटर्न कॉल आया, न ही उसका मोबाइल ऑन हुआ था। रात के 10 बजे बज गए थे। कुंदन अंबिका को लेने उसके ऑफिस पहुंच जाता है। कुंदन पहुंचने के बाद डायरेक्ट अंबिका के केबिन में चला जाता है क्योंकि एक समायरा और एक कुंदन को ही उसके ऑफिस में आने जाने का पूरी परमिशन थी। अंबिका फ़ोन पर बताते हुए कहती है, मैं तुम्हें एक नंबर सेंड कर रही हूँ, मुझे 2 घंटे के अंदर उसका लाइव लोकेशन सेंड करो। इतना कहकर अंबिका फ़ोन को कट कर देती है। कुंदन अंबिका के सामने कुर्सी पर बैठ जाता है। कुंदन अंबिका का फेस देखकर समझ जाता है कि आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कुंदन पूछता है, क्या हुआ? अंबिका कुंदन की तरफ फाइल बढ़ा देती है। कुंदन फाइल पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भी बड़ी बड़ी हो जाती है और आंखें गुस्सा में लाल हो जाता है। चिल्लाते हुए कुर्सी पर से उठकर घबराकर कहता है, मैंने पहले ही कहा था इस इंसान पर भरोसा मत कीजिए, ये भरोसे के लायक नहीं है। हरामखोर खुद तो डूबेगा, हम सबको लेकर डूबेगा। अंबिका कुंदन पर चिल्लाते हुए कहती है, माइंड योर लैंग्वेज। अब क्या करना होगा? लाइव लोकेशन का पता लगने दो, फिर उसे बताती हूँ अंबिका चीज़ क्या है। इस बार मुझे मिल गया तो साले को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 69, आई किल यू सिद्धांत। कुंदन फाइल पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भी बड़ी बड़ी हो जाती है और आंखें गुस्सा में लाल हो जाता है। चिल्लाते हुए कुर्सी पर से उठकर घबराकर कहता है, मैंने पहले ही कहा था इस इंसान पर भरोसा मत कीजिए, ये भरोसे के लायक नहीं है। हरामखोर खुद तो डूबेगा, हम सबको लेकर डूबेगा। अंबिका कुंदन पर चिल्लाते हुए कहती है, माइंड योर लैंग्वेज। अब क्या करना होगा? लाइव लोकेशन का पता लगने दो, फिर उसे बताती हूँ अंबिका चीज़ क्या है। इस बार मुझे मिल गया तो साले को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। माइंड योर लैंग्वेज कुंदन में दोहराऊंगी नहीं। कुंदन अंबिका की तरफ देखते हुए कहता है, तो मैं क्या करूं, मुझे उस पर इतना गुस्सा आ रहा है, हमारे ही घर में रहकर हम लोगों को धोखा दिया। फिर गुस्से में कुर्सी पर बैठते हुए कहता है, क्या पता आपसे शादी भी किसी खुफिया मिशन के लिए कर रहा हो भी सकता है या नहीं, इसका क्या मतलब है? कुंदन अंबिका से सवालिया नजरों में देखते हुए बात करता है। किसी के बारे में जब जानकारी ना हो तो अपना ओपिनियन बनाना बिल्कुल गलत बात है। अंबिका अब एकदम शांत होकर कुर्सी पर बैठ जाती है और कुर्सी को रोल करते हुए कहती है। अंबिका को शांत कुर्सी में बैठकर देखकर कुंदन मन में सोचता है, क्या इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अभी क्या होने वाला है, या फिर इसके मन में अभी भी आप ऐसे कैसे कह सकती है, क्या आपको अभी भी ऐसा लगता है? अंबिका शांत लहजे में कहती है, न तो उससे मिलकर ही पता चलेगा, चलो घर लेट हो गया है। फिर गुस्से में कुंदन को लुक देते हुए कहती है, लेकिन याद रखना घर में यह बात किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अंबिका इतना कहकर केबिन के बाहर चली जाती है। कुंदन अब केबिन में अकेला था। वहां पर पड़े वास को उठाकर जमीन पर पटक कर तोड़ते हुए कहता है, आई किल यू सिद्धार्थ। तुम मेरे हाथ लग गए ना तो मैं तुम्हें जिंदा जमीन में दफना दूंगा। दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर में दोनों घर भी पहुंच जाते हैं। घर पहुंचते ही कुंदन सीधा अपने कमरे की तरफ मुड़ जाता है। अमृता उसे रोकते हुए कहती है, दिन नहीं करोगे? उसका हाथ झटकते हुए कुंदन कहता है, मैंने कर लिया है, और अपने कमरे में चला जाता है। आकाश अपने सीट पर बैठे बैठे कहता है, इसे क्या हो गया है? शाम तक तो चांद भला था, अचानक से इसे कौन सी कीड़े ने काट लिया? अंबिका कहती है, मैंने और कुंदन ने डिनर बाहर कर लिया है। फिर मालती की तरफ मुड़ते हुए कहती है, एक गिलास दूध लेकर आना। इतना कहकर वह स्पीड से अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर के बाद सबका डिनर हो जाता है। सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। मालती दूध का गिलास लेकर अंबिका के कमरे की तरफ बढ़ रही थी, तभी उसके हाथों से गिलास लेकर वह खुद अंदर चला जाता है। दरवाजे पर नॉक करता है। अंदर से एक रोबदार आवाज आती है, कम इन। दरवाजे पर आकाश था।
आकाश जब अदर आता है तो देखता है अंबिका अपने कमरे में ही कभी एक जगह से दूसरी जगह से पहले जगह आती है। कमरे में गोल गोल चारों तरफ घूम रही थी और बार बार मोबाइल को देखती रहती है। मोबाइल को देखते हुए आकाश कहता है दी न्यू मोबाइल। आकाश को देख अंबिका एकदम नॉर्मल होकर सोफे पर बैठती है, कहती है आओ गुड्डू, और बताओ कंस्ट्रक्शन साइट का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? नहीं दी, थोड़ा और टाइम लगेगा लेकिन सॉल्व हो जाएगा। अंबिका आकाश को देखते हुए कहती है गुड, वेरी गुड। कॉन्फिडेंट होना अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंट होना बिल्कुल नहीं। नहीं दी, ऐसी कोई बात नहीं है। आकाश थाली से एक निवाला खाना तोड़ते हुए अंबिका की तरफ बढ़ा देता है और आंखों से खाने का इशारा करता है। अंबिका बिना कुछ कहे खा लेती है और फिर आकाश कहता है प्रॉब्लम का पता चल चुका है तो सॉल्यूशन भी जल्द ही मिल जाएगा। आकाश दूसरा निवाला अंबिका की तरफ बढ़ाते हुए कहता है अब आप बताएं कि आपको कौन सी प्रॉब्लम डिस्टर्ब कर रही है। अंबिका नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ कहती है और तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है? आकाश मुस्कुराते हुए एक निवाला बढ़ाते हुए कहता है शायद आप अपना एक्सप्रेशन छुपाने में उस्ताद जरूर हो गए हैं पर मेरी नज़रों से बच नहीं पाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी है, तुरंत सॉल्व हो जाएगी। तुम कंस्ट्रक्शन साइट पर ध्यान दो, मैं ऐसे सॉल्व कर लूंगी। फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है मुझ पर विश्वास तो है ना? आकाश अंबिका के गले लगाते हुए कहती है बिल्कुल दी। गुड नाइट कह के दूध का गिलास अंबिका के हाथों में थमा के निकल जाता है। अंबिका का फोन रिंग होना शुरू हो जाता है। एक ही रिंग पर अंबिका फोन उठाती है, तभी दूसरे साइड से ललन कहता है उसकी लास्ट लोकेशन हैदराबाद है और अभी भी उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। हैदराबाद, ओके, अब ये पता करो कि वहाँ ऐसी कौन सी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। अंबिका फिर थोड़ा रुककर कहती है एक मिनट, आई थिंक शंकराचार्य का बेटा यशवंत आने वाला था, पता करो वह कहाँ है इस वक्त। कल सुबह तक मुझे उसकी पूरी जन्म कुंडली के साथ फोन करना। अंबिका इतनी कोल्ड वॉइस में कहती है कि ललन सिर्फ ओके करके फोन कट कर देता है। फिर दिल पर हाथ रखते हुए कहता है मैडम ना मेरी एक दिन जान लेकर ही रहेगी, अब बच्चा रात में सोएगा या काम करेगा? लालन फ्रस्ट्रेशन होते हुए कहता है। दीपक ललन का असिस्टेंट उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है लगता है अंबिका मैडम का मूड कुछ ज्यादा ही खराब है, काम पर लग जाए वरना पता नहीं आपका क्या कर देगी। ललन उसका हाथ झड़कते हुए कहता है तुम ऐसे कह रहे हो जैसे मुझे तो पता ही नहीं कि मुझे करना क्या है। दीपक थोड़ा उदास होते हुए कहता है मैं तो सिर्फ आपको आश्वासन दे रहा था। फिर अपने कंधों को उचकाते हुए कहता है कोई बात नहीं, आप काम पर लग जाए, मैं घर चला। ललन उसे गुस्से में देखते हुए कहता है पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने तुम्हें छुट्टी कर दिया है? दीपक थोड़ा मुस्कुराकर अपनी जगह पर थोड़ा सा हिलते हुए कहता है वह क्या है ना सर, मेरी गर्लफ्रेंड मेरा वेट कर रही होगी। ललन शॉक्ड होते हुए कहता है क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? दीपक को मुस्कुराते हुए देख ललन मन में सोचता है इस चिलगोजे की भी गर्लफ्रेंड है और एक मुझसे ही कोई नहीं पट रही है। ललन फिर अपनी लैपटॉप पर स्पीड में उंगली घुमाते हुए कहता है मैंने तुम्हें अभी कोई छुट्टी नहीं दी है, अपनी जगह पर बैठकर ये यशवंत का लोकेशन पता करो, नहीं तो मैडम मेरे साथ साथ तुम्हारा भी मर्डर कर देगी। दीपक अपनी जगह पर मायूस होकर बैठ जाता है और खुद में बदबदाते हुए कहता है बात तो आप सही कह रहे हो। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 70, मुर्गी तो काफी टेस्टी लगती। दीपक को मुस्कुराते हुए देख ललन मन में सोचता है इस चिलगोजे की भी गर्लफ्रेंड है और एक मुझसे ही कोई नहीं पट रही है, मेरी भी क्या किस्मत है। ललन दीपक को फुल इग्नोर करते हुए अपनी लैपटॉप पर स्पीड में उंगली घुमाते हुए कहता है मैंने तुम्हें अभी कोई छुट्टी नहीं दी है, अपनी जगह पर बैठकर यशवंत का लोकेशन पता करो, नहीं तो मैडम मेरे साथ साथ तुम्हारा भी मर्डर कर देगी। दीपक अपनी जगह पर मायूस होकर बैठ जाता है और खुद में बदबदाते हुए कहता है बात तो आप सही कह रहे हो, काम समय पर नहीं हुआ तो पक्का हम दोनों का इतना सोचकर एक सपने में खो जाता है कि ललन और दीपक दोनों को जंगल के एक बड़े से पेड़ में बांधकर अंबिका गोली चलाती है। तभी दीपक के मुंह से चीख निकल जाती है और वह होश में आ जाता है। ललन उसे शॉक्ड होते हुए देखता है, फिर उसके एक्सप्रेशन देखकर समझ जाता है और कहता है पक्का तुमने अभी जो देखा है ना मैडम, हम लोग के साथ वही करने वाली है। इतना कहकर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और जोर से दोनों अपने सरनामे हिलाकर काम पर लग जाते हैं। इसी तरह 10 दिन बीत जाते हैं। आकाश कंस्ट्रक्शन साइट का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर देता है। राणा के कुछ बॉडीगार्ड्स अंबिका के घर पर लगातार नजर रखे हुए थे। इस बात से अंबिका पूरी तरह से वाकिफ थी। सिद्धांत की पूरी जन्म कुंडली अंबिका के हाथों में आ चुकी थी और साथ साथ यशवंत का लाइव लोकेशन भी उसकी मोबाइल पर चल रहा था। वह डेविल इस्माइल के साथ कुंदन को कहती है कुंदन बहुत दिनों से हमने कोई गेम नहीं खेला है। अंबिका रहस्यमयी मुस्कान के साथ कुंदन से कहती है चलो गेम खेलने का टाइम शुरू हो चुका है, आज रात जेट रेडी रखना। कुंदन अंबिका को समझाते हुए कहता है आप ऐसा कैसे कर सकती है, उसके लिए आप अपनी जान दांव पर नहीं लगा सकती हैं। अंबिका गुस्से में कुर्सी पर से उठ जाती है और कुंदन को उंगली दिखाकर कहती है अभी भी मैं तुम्हारी बस हूं, ये भूल मत जाना, जितना कहा उतना करो। ब्लैक टाइगर को रेडी करो। ब्लैक टाइगर अंबिका का वो बॉडीगार्ड है जो अंबिका का एक ही इशारे से सामने वालों को मारने में 1 सेकंड की भी देरी नहीं करता है। ब्लैक टाइगर को अंबिका अलग जगह रखकर तैयार करती है।
कुंदन और अंबिका ही इसके बारे में जानती है, बाकी किसी को भी इसकी खबर नहीं है। अंबिका आकाश को सारी बात समझा देती है। समायरा को कपूर महल में ही रुकने का ऑर्डर देकर अपने मिशन पर निकल जाती है। अंबिका के जाने के बाद भी सभी नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, क्योंकि यह अंबिका का ऑर्डर था। क्योंकि राणा के आदमी लगातार घर के लोगों पर और घर पर नजर रखा हुआ था। अंबिका का जेट कुछ घंटे में हैदराबाद के एयरपोर्ट पर लैंड हो जाती है। वहां से बाहर निकालने के बाद ब्लैक मर्सिडीज की लंबी कतार लगी हुई थी, क्योंकि कुंदन ने सारी व्यवस्था पहले ही करवा दी थी। अंबिका ब्लैक मर्सिडीज में बैठते के साथ ही एक एक करके सारी गाड़ियां पैराडाइज न्यू होटल की तरफ निकल जाती है। अंबिका होटल में पहुंचकर अपने कमरे में जाकर रेस्ट करने से पहले सभी से कहती है नाइट में सब रेडी रहना। अंबिका रूम में जाते के साथ सोफे पर बैठ जाती है। खुद से कहती है तुम्हें सारे सवालों का जवाब तो देने पड़ेंगे सिद्धांत। आखिर तुमने ऐसा किया क्यों? जब तक मैं तुमसे मिल नहीं लेती तब तक चैन तो मुझे भी नहीं मिलेगी। सोफे पर बैठे अंबिका अपनी आंखें बंद करती है और याद करती है 4 दिन पहले लालन का कॉल आया था। अंबिका फोन उठाते हुए कहती है तुम्हें इतनी देर लग गई फोन करने में। ललन अंबिका की बातों से डर जाता है, फिर खुद को संभालते हुए कहता है इस बार बहुत ज्यादा लोचा हो गया है, इसीलिए मैंने अपने दोस्त कमलेश को कहकर इस काम पर लगाया था, जो पता करने में थोड़ा समय लगा दिया। लालन की बात सुनकर अंबिका थोड़ी सरप्राइज हो जाती है और कहती है पूरी बात डिटेल में बताओ, हुआ क्या? ललन कहता है सिद्धांत सीआईडी के खुफिया एजेंट है, जिसे यशवंत को पकड़ने के लिए हैदराबाद भेजा गया था। यशवंत के साथ साथ और 2 गैंग भी वहां आए हुए हैं, जो आउट ऑफ इंडिया से है, जो सिर्फ इलीगल कामों में इन्वॉल्व है, जैसे वुमेन ट्रॉफी, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बंधुआ मजदूर, ड्रग्स, चुर्स, हीरोइन स्मगलिंग, कच्चा सोना और कच्चा अफीम जैसी बहुत सारी इलीगल काम करता है। वहां स्मगलिंग होने वाली है वुमेन ट्रिपिंग, चाइल्ड और अफीम, जो सिर्फ इंडिया के कुछ गांव में ही पाए जाते हैं। यहाँ तक कि सुनने में आया है कच्चा सोना और बहुत सारे मजदूर को लेकर बाहर मुल्क भेजा जाएगा, उसे ही रोकने का सिद्धांत ने असाइनमेंट साइन किया है। सिद्धांत अभी भी वही है और यह सब का मीटिंग 3 दिन के बाद आधी रात को होने वाली है एक डिक्यात में। इससे ज्यादा सिद्धांत के बारे में मुझे और कुछ भी पता नहीं है। अंबिका के दरवाजे पर कोई नोक करता है। अंबिका अलर्ट होते हुए कहती है कम इन। दरवाजे पर कमलेश आया हुआ था। कमलेश यार्ड की पूरी जानकारी देता है। रात 12 के बाद और 3 बजे से पहले साड़ी की सारी स्मगलिंग हो जाएंगे। इस वक्त वुमेन और चाइल्ड को दूसरे यार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अंबिका कहती है मुझे 3 वोट चाहिए और वोट चलाने का ड्राइवर फुल ट्रेंड होना चाहिए। कमलेश ओके कह के वहां से निकल जाता है। रात का समय। कुंदन और ब्लैक टाइगर का पूरा फौज बोट पर सवार था। एक लड़की सिंपल सा पुराना कुर्ता पजामा और दुपट्टा पहनकर समुद्र के किनारे कुछ खिलौने लेकर बेच रही थी। यशवंत के कुछ गुंडे उस लड़की पर नजर पड़ती है। वह लोग शराब पीते पीते उसे लड़की के पास पहुंच जाते हैं। उसमें से एक गुंडा कहता है कितने का खिलौना? वह लड़की डरकर कहती है साहब ये सारे खिलौने 1000 रुपए के हैं और एक खिलौना 200 का। दूसरा गुंडा कहता है मेरे मालिक उस जहाज में है। जहाज की तरफ उंगली का इशारा करते हुए तुम चलो, मलिक सारा का सारा खिलौने ले लेंगे। वह लड़की एक्सटीमेंट में कहती है ठीक है, पर तुरंत ही घबराते हुए सवाल पूछता है कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा ना साहब? बहुत रात हो गई है, घर भी जाना है। पहले गुंडा कहता है अरे नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं होगी, मेरे मालिक दिल के बहुत अच्छे हैं, तुम्हारा सारा का सारा खिलौना वही ले लेंगे। इतना सुनते ही वह लड़की धीरे धीरे और डरते हुए उन गुंडों के साथ जहाज में चली जाती है। वहां पहुंचते ही गुंडे लालच भरी निगाहें से लड़की की तरफ देखते हुए यशवंत से कहता है सर एक नई मुर्गी आई है। यशवंत 6 फुट 2 इंच, सांवला रंग, बाल कान तक लंबे लंबे और घुंघराले थे। हाथों में एक रोलेक्स घड़ी और दोनों हाथों की उंगलियों में अंगूठी भरी हुई थी। पूरे बाल को लेकर एक पोनीटेल बनाया हुआ था। सिगरेट पीते हुए उठता है और लड़की के पास जाकर उसे स्मेल करके कहता है यह मुर्गी तो काफी टेस्टी लगती है। तभी एक गुंडा स्माइल करते हुए अपनी चीन पर 2 उंगली को फेरते हुए कहता है सर तो पहले आप इसे टेस्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद तो मुर्गी हलाल हो ही जाएगी। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। अब अगला एपिसोड जल्द ही अपलोड होगा।